नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। तो सबसे पहले बड़ी खबर है कि योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक है। वहीं सीएम योगी की अध्यक्षता में आयोजित कई प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। जानकारी के मुताबिक 20 से अधिक प्रस्ताव पर चर्चा की तैयारी है। इसके अलावा आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापना को मंजूरी मिल सकती है। साथ ही 6 डेयरी प्लांटों का संचालन पट्टे पर देने पर सहमति संभव है। बायोडीजल के उत्पादन और बिक्री को भी मंजूरी मिल सकती है। तो योगी कैबिनेट की बैठक चल रही है। बता दें कि 20 अहम प्रस्ताव पर आज मुहर लग सकती है। तो बता दें कि योगी कैबिनेट की अहम बैठक है आज। बताया जा रहा है कि 20 अहम प्रस्ताव पर आज मुहर भी लग सकती है। साथ ही 6 डेयरी प्लांटों का संचालन पट्टे पर भी मुहर लगाई जा सकती है। इसके अलावा आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापना को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही डेयरी प्लांटों का संचालन पट्टे पर देने की सहमति संभव है। बायोडीजल के उत्पादन और बिक्री को भी मंजूरी मिल सकती है। तो योगी कैबिनेट की बैठक चल रही है जिसमें 20 अहम प्रस्ताव पर आज मुहर लग सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, आज योगी कैबिनेट की बैठक चल रही है, किन किन अहम प्रस्ताव पर आज मुहर लग सकती है? देखिए नंदिनी, अहम बैठक हो यहाँ पर तमाम तरह के जो उद्देश्य हैं वो साधे जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल केवल कैबिनेट बैठक के माध्यम से केवल नीति नहीं बनती है, बल्कि तमाम ऐसे प्रस्ताव होते हैं जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर तैयारी पूरी है। और यहाँ अगर हम 20 प्रस्तावों की बात करें, 20 महत्वपूर्ण हम विषयों की बात करें या 20 महत्वपूर्ण हम नीतियों की बात करें, तो यहाँ पर डेली प्लांटों को लेकर भी नीति बननी है, आलू केंद्रों को लेकर भी नीति बननी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पर्यटन को लेकर भी नीति बनने वाली है, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की नीति बनने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से पराली जलाने को लेकर लगातार चर्चाएं होती है, अभी सर्दी का मौसम भी आने वाला है, और अगर पराली जलाई जाएगी उसको लेकर भी यहाँ पर नुकसान होता है, वायुमंडल खराब होता है, एक्वाई लगातार बढ़ता चला जाता है। उसको देखते हुए यहाँ पर डिकम्पोजर की व्यवस्था भी की जाने वाली है कि किसानों को डिकम्पोजर भी दी जाएंगे, जिससे वो पराली होगी या जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे उनको नष्ट किया कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गौ पालन को लेकर भी यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रस्ताव आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जिस तरह देख रहे हैं तो तमाम चीज़ें हैं उनको बेहतर तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार खुद सोचते हैं, खुद समीक्षा करते हैं। यहाँ पर जो जो अगर गौरव, औद्योगिक इस क्रांति की बैठक में बात आज करें, कौन कौन क्योंकि से यहाँ लोग पर जिस तरह शामिल से हैं? समिट हुई और थी, कहा जा रहा है कि समिट के आगरा बाद में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापना को मंजूरी मिल सकती है। बायोडीजल को लेकर बिक्री को भी मंजूरी दी जा सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर नंदिनी, चूंकि यहाँ पर अगर कैबिनेट बैठक की बात करें तो कैबिनेट जो मंत्री होते हैं वो सारे इस कैबिनेट बैठक में शामिल होते हैं। सभी जी। विभागीय मंत्री रहते हैं, उनके साथ यहाँ बैठक होती है। मुख्यमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं और यही नीति के हिसाब से कैबिनेट बैठक हमेशा होती है। आपने कहा अंतर्राष्ट्रीय आलू क्रय केंद्र, तो निश्चित रूप से आलू को लेकर यहाँ पर बहुत अच्छी यहाँ पर पहल होने जा रही है आगरा में, क्योंकि अभी हमने हाल में ही देखा था कि आलू की जमाखोरी को लेकर भी बड़ा अभियान चलाया गया था। इसके अलावा जब आलू के संचयन की बात करते हैं तो जगह नहीं होती है, और निश्चित रूप से यहाँ पर अगर अंतर्राष्ट्रीय आलू क्रय केंद्र बनेगा तो आने वाले समय में जो तस्वीर भी बदलेगी और तकदीर भी बदलेगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है बायोडीजल को लेकर भी, क्योंकि यहाँ हमेशा से कहा जाता रहा है कि जो सीरा निकलता है, जो गन्ना छेद से इथेनॉल निकलता है, उसका उपयोग होना चाहिए। उसको उपयोग को देखते हुए यहाँ पर बायोडीजल बनाने की बात भी कही जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, जो पेट्रोल डीजल है, जो कच्चा तेल होता है, वो हमको यहाँ पर आयात करना पड़ता है। और कच्चा तेल में जब ऐसा ऊपर नीचे जो होता रहता है, उससे यहाँ पर महंगी कीमतों का भी जो हर्जाना है वो आम जनता भुगतती है। तो कहीं ना कहीं बायोडीजल की जो नीति है वो बेहतर नीति है, और इथेनॉल के माध्यम से इसको आगे इसकी बढ़ाने की कवायद भी लगातार चल रही है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में बायोडीजल ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोतों में शामिल भी होगी। जी, इस बैठक में क्या कुछ किसानों को भी मिलने वाला है क्या? देखिए, किसानों की अगर बात करें तो किसानों के लिए, चूंकि यहाँ पर जब गन्ना किसानों को इथेनॉल का यहाँ पर लाभ मिलेगा, अगर वो यहाँ पर इथेनॉल दे पाएंगे, सीरा दे पाएंगे, जो कि रब होता है, जो कि जब जब चीनी बनाई जाती है तो काला रंग का जो पदार्थ निकलता है उसको रब बोलते हैं, और उसको हम बायोडीजल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा तो उसके तमाम और उपयोग हो सकते हैं, तो किसानों को ये लाभ भी हो सकता है। इसके अलावा चूंकि हम देख रहे हैं कि सिंचाई इस बार जो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वर्षा ऋतु यहाँ पर बेहतर नहीं हो पाई है, तो हो सकता है सिंचाई को लेकर भी यहाँ पर कोई आदेश आ जाए, या किसानों की समस्या को लेकर भी कोई आदेश आ जाए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिजली को लेकर भी लगातार कवायद चल रही है, क्योंकि ये सरकार के एजेंडे में शामिल था। बिजली को लेकर, किसानों को बिजली को लेकर कुछ रियायत दी जाएगी, हो सकता है इस पर भी कोई अहम प्रस्ताव आ सके। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फार्मूले पर काम करना और तेज कर दी है। पार्टी ने बीते दिन ओबीसी सम्मेलन किया था, जिसके बाद अब अल्पसंख्यकों को साधने की तैयारी की गई है। आज सपा दफ्तर में अल्पसंख्यक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य और राष्ट्रीय स्तर के तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के नेता शामिल हो रहे थे। सपा ने इस एक दिवसीय कार्यक्रम का नाम दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव के नाम पर मुलायम नगर रखा। तो समाजवादी पार्टी लगातार 2024 मिशन को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं पर आज बताया जा रहा है कि जिस तरीके से कल ओबीसी को साधने की तैयारी की गई थी, आज समाजवादी पार्टी ने अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश की। आज बताया जा रहा है कि एक दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था, जिस कार्यक्रम का नाम मुलायम नगर रखा गया था। 2024 को लेकर पीडीए फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए लगातार समाजवादी पार्टी अपनी नई रणनीति बना रही है, तैयारियां कर रही है, कार्यकर्ताओं से मिल रही है और नए जीत के मंत्र तैयार कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, लगातार समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फॉर्मूले को लेकर आगे की रणनीति तैयार कर रही है। कल ओबीसी का महासम्मेलन किया गया था, आज अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए कार्यक्रम रखा गया था। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारियों में अपने व्यस्त है। जहां एक तरफ प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रही है, तो दूसरी तरफ लोक जागरण यात्रा को निकालने को लेकर रोडमैप पे बात कर रही है। वहीं राजधानी लखनऊ में कल आपने देखा कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में तीसरा और दलित सम्मेलन के माध्यम से प्रदेश भर के तमाम पदाधिकारियों को विभिन्न तरह के निर्देश दिए गए। तो आज बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश दफ्तर पर लोहिया सभागार में आज एक बड़ी बैठक की गई है और आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश दफ्तर का नाम बदलकर और मुलायम नगर एक दिन के लिए किया गया है। और एक बड़ी बैठक अल्पसंख्यक समुदाय के तमाम जो सभा के अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया था। आपको बताएं कि इस बैठक में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में कहीं ना कहीं ये बैठक हुई है। और इस बैठक में अगर बात की जाए तो समाजवादी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव और समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इकबाल कादरी समेत प्रदेश के अलग अलग कोनों से कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय के अल्पसंख्यक सभा के तमाम पदाधिकारी शिरकत किए हैं। इसमें अगर बात की जाए तो विधायक तत्काल में जो है, साथ ही साथ पूर्व विधायक है, पूर्व सांसद है, पूर्व प्रधान है या पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष है, या अगर बात की जाए तो पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं बैठक में बुलाया गया है जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी अपने एमवाई फैक्टर को भूलकर और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए फार्मूले पे काम कर रही है। आज बैठक में अगर बात किया जाए तो 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय ने समाजवादी पार्टी पर विश्वास जताया था, उस विश्वास को वापस लोकसभा चुनाव में पाने के लिए बैठक रखी गई है। देखिए, आज एक दिवसीय कार्यक्रम में जिस तरीके से मुलायम नगर नाम रखा गया इस कार्यक्रम का, तो किस तरीके से ये जोड़ने में अल्पसंख्यकों को मदद करेगी समाजवादी पार्टी के लिए? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह के नाम पर आज पार्टी कार्यालय का कहीं ना कहीं नामकरण एक दिन के लिए किया गया है। तो अगर बात की जाए तो आज तमाम नेता जो शिरकत करने पहुंचे उनका यही कहना था कि हमारे पार्टी के संरक्षक और संस्थापक मुलायम सिंह कहीं ना कहीं आज हमारे बीच नहीं है, मगर उनके जो पदचिन्ह है, जो उनकी राजनीतिक विरासत है, उसको हम आगे ले जाने का कार्य करेंगे। और उनकी याद में कहीं ना कहीं आज इस बैठक की विशेष बैठक के माध्यम से अगर बात की जाए तो प्रदेश भर के तमाम अल्पसंख्यक सभा के जो पदाधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि कैसे कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर में तमाम मूलभूत सुविधाएं दिक्कतें हैं उसको आम जनमानस के बीच जाकर कैसे रखना है। साथ ही साथ वोटर लिस्ट पर निगाह बनाने को लेकर विशेष निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ जो नाम काटे गए हैं वो चुनाव से पहले जोड़ने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो इस बैठक में समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक सभा के बड़े पदाधिकारी कहीं ना कहीं नदारत नजर आए हैं। संबल के सांसद अगर बात की जाए तो शफीकुर रहमान खराब तबीयत की वजह से बताया जा रहा है कि वो नहीं आए हैं। दूसरी तरफ अगर बात किया जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम कहीं ना कहीं इस बैठक में सम्मिलित नहीं हुए हैं और इन दोनों नेताओं की तरफ से बताया गया है कि आज कोर्ट में हियरिंग की वजह से आज वो इस बैठक में सम्मिलित नहीं हुए हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो आज की बैठक में कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो देश में सियासत का बयार चला था उसको भी लेकर आज चर्चा की गई। देखने वाली बात ये होगी कि इस बैठक के संपन्न होने के बाद जब नेता तमाम पदाधिकारी बाहर आते हैं तो बैठक के संबंध में क्या प्रतिक्रिया देते हैं। साथ ही इस बैठक के बाद
समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक सभा किस तरह से काम करती है वो वक्त बताएगा और कहीं ना कहीं इस बैठक का नतीजा चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगा। नंदनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं पर सपा, भाजपा सहित बसपा भी अपनी चुनावी तैयारियों को गति देने में जुड़ी हुई है। बसपा को चुनावी वैतरणी पार कराने की जिम्मेदारी मायावती ने स्वयं ले रखी है। वो पिछले कई महीनों से यूपी सहित विभिन्न राज्यों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति बना रही है। बसपा सुप्रीमो 23 अगस्त को लखनऊ में कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। बैठक के बाद माध्यम से मायावती लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जारी तैयारियों का रिव्यू भी लेंगी। बैठक में संगठन विस्तार, बूथ गठन, सेक्टर गठन के साथ ही कैडर कैंप की तैयारियों पर चर्चा होगी। बता दें कि मायावती लगातार मंडलवार संगठन विस्तार के बारे में फीडबैक ले रही हैं। दिल्ली में आकाश आनंद को 4 राज्यों की जिम्मेदारी सौंपने के बाद मायावती का फोकस अब उत्तर प्रदेश पर है। बसपा सुप्रीमो पहले भी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी और तेलंगाना जैसे राज्यों की चुनावी की तैयारियों का रिव्यू कर दिशा निर्देश दे चुकी हैं। तो 2024 मिशन को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। इसी के साथ अब बसपा भी अब अपनी तैयारियों को धार देते हुए नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि मायावती कल एक बड़ी बैठक बुला रही है जिसमें वो तमाम कार्यकर्ताओं से, अपने पदाधिकारियों से बातचीत करेंगी और उनके तैयारियों का जायजा भी लेंगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुहानी जुड़ चुके हैं। सुहानी, कल बड़ी बैठक बुलाई गई है मायावती की तरफ से, बसपा पदाधिकारियों के और कार्यकर्ताओं का जायजा लेंगी। आखिर किस तरीके से पार्टी काम कर रही है, क्या कुछ अभी तक तैयारी हो चुकी है 2024 मिशन को लेकर? जी नंदी, आपको बता दें बसपा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी में उनका नाम आता है और सुप्रीमो मायावती जो है दिल्ली में कई ऐसे जो क्षेत्र हैं वहां जाके सर्वे कर चुकी हैं। अब उनकी बारी जो है उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों और राज्यों में जाके उनको सर्वे करना है और उत्तर प्रदेश के लिए अब वो कल एक बड़ी बैठक करने जा रही हैं और ये बैठक जो है कहीं ना कहीं लोग जो है बसपा के लिए बहुत बड़ा साबित होने वाला है, क्योंकि कल जो वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ और तमाम जो पदाधिकारी हैं, वास्मत अधिकारी हैं, उनको साथ वो जो बैठक करने जा रही है। इस बैठक में ये साफ हो जाएगा कि लोकसभा चुनाव के लिए क्या रणनीति जो है सुप्रीमो मायावती करने जा रही है और वही ये भी साफ हो सकता है कि क्या सुप्रीमो मायावती जो है वो किसी के साथ गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव करेंगी या अकेले ही करेंगी, क्योंकि ये साफ दिख रहा है कि अभी तक जिस तरह से लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष पार्टी जो है इंडिया टीम बनाए हैं और जो अभी सत्ता पक्ष है वो जो एनडीए टीम बनाई है उसके दोनों में से किसी भी के पक्ष में नहीं है और अकेले चुनाव लड़ने की भी बोल चुकी हैं। लेकिन अब ये कल इस बैठक से साबित हो सकता है कि क्या सुप्रीमो मायावती जो है अकेले इस बार चुनाव लड़ेंगी, किसी गठबंधन में जाएगी। वही खास तौर पर यह भी कहा जा रहा है सुप्रीमो मायावती जो है अब कहीं ना कहीं उनका ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जिस तरह से वो दिल्ली के तमाम क्षेत्रों में सर्वे करके आई हैं और अब वो उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों का सर्वे करने वाली है और इसी रणनीति पर कल बैठक होगी। वही आपको बता दें नंदिनी की कल जो है जिस तरीके से देखिए तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं, वो एक दिवसीय सम्मेलन कर रही हैं, चाहे कोई भी अभियान निकाले, तो क्या बसपा भी इसी तरीके के आगे की रणनीति बनाएगी? क्या कोई अभियान निकालेगी जिससे वो जनता से जुड़े, जमीनी स्तर पर जाकर लोगों से बातचीत करे? क्या कुछ ऐसी तैयारी? जी नंदिनी, आपको बता दें कि विश्वनाथ पाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बसपा के, उन्होंने साफ तौर पर उनको निर्देश दिए हैं कि आप रिपोर्ट कार्ड लाइए, सर्वे करा के जितने भी रिपोर्ट कार्ड है, इतने भी कार्यकर्ताओं के सांसद विधायक जो है उनके रिपोर्ट कार्ड दीजिए और उसके अनुसार वो रणनीति लाएंगी। अभी तक तो उन्होंने ये भी कहा है कि घर घर जाके हम अभियान चलाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे और जो भी जितने भी जो पिछड़ी जाति है और मुसलमान जो आपको बता दें जो अल्पसंख्यक है वो रणनीति इस बार लेकर जो है सुप्रीमो मायावती चल रही है। और हाल में ही जिस तरह से पिछले लोकसभा में उनको सपा के साथ गठबंधन के बाद 10 सीट पे जीत हुई थी, अब वो इससे भी ज्यादा कोशिश कर रही हैं और लोकसभा चुनाव में कह रही हैं कि भारी बहुमत, फुल बहुमत के वजह हम लोकसभा में जीत हासिल करें। खुद सुप्रीमो मायावती ने ये कहा है और मायावती का साफ तौर पे कहना है कि मैं खुद जाके इस बार लोकसभा चुनाव में अपनी जनता से मुलाकात करूंगी, जहां जहां पे गरीब और पिछड़े जाति और महिलाओं के साथ जो है उसका बात भी उन्होंने साफ तौर पर कहा। वो भी आपको बता दें नंदिनी कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव जो हो रहा है, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की
बात करें, उन्होंने साफ तौर पर कहा रहा है कि जहाँ पे बसपा और कांग्रेस का सरकार है वहाँ पे साफ तौर पर देखा जा सकता है महंगाई, बेरोजगारी और अपराध की जो है चीज़ें अब जो है चरम सीमा पे है। और इस चीज़ों को लेकर सुप्रीमो मायावती ने दोनों पार्टियों पर जो है तंज भी कसी है। और इसे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि सुप्रीमो मायावती जो है अभी से विधानसभा चुनाव हो या आपको बता दें लोकसभा चुनाव से पूरी तरह से निकल चुकी है। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव आ रहा है सभी पार्टी अपनी अपनी रणनीतियों के साथ उतर रही है। कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि इनका अलग अलग रणनीति भी है। जी स्वामी, देखिए हमेशा से बसपा का एक वोट बैंक रहा है, तो क्या कुछ लगता है कि कल की बैठक में मायावती क्या कुछ निर्देश दे सकती है और इस बैठक में और कौन कौन से लोग बसपा के बड़े नेता शामिल रहेंगे? जी नंदिनी, आपको बता दें कि इसमें जो है बसपा के तमाम बड़े नेता जो है वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन जब बताया जा रहा है कि इसमें महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष जो है विश्वनाथ पाल, विधायक उमाशंकर सिंह और विधान परिषद सदस्य भीमराव अनकर और पूर्व सांसद, पूर्व एमएलसी, मुख्य जोन इंचार्ज, जिलाध्यक्ष और वाम सेप के जो पदाधिकारी है वो तमाम इसमें शामिल होंगे। और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हम पिछड़े जातियों से लेकर जो अल्पसंख्यक के हैं उन लोगों के सीटों पर धार देने की पूरी तरह से कोशिश जो है मायावती कर रही हैं। और इसमें वो उनका साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ हम बड़े लोगों की ही नहीं, पदाधिकारियों के साथ ही नहीं, उन पिछड़े जातियों जनजातियों के साथ और उन गरीब लोगों के साथ में हूं। क्योंकि साथ में देखा जा रहा है कि उन्होंने ये भी तंज कसा कि सरकार की जिस तरह से बीजेपी की सरकार है और जो गरीब लोगों के पिछड़े जाति को जिस तरह से सरकार साथ नहीं दे रही है, अब जो बसपा का सरकार आएगी पूरी तरह से इंसाफ देगी। और साथ में ये भी कहना है कि तमाम क्षेत्रों में जहाँ पे बसपा के जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ पे गरीबी अपराध जो है चरम सीमा पे है। वही साफ तौर पर ये भी देखा जा रहा है कि मायावती जो है अभी से लोकसभा सीटों के लिए धार देने के लिए पूरी तरह से कोशिशों में जुट गई हैं और अपनी रणनीति जो है साफ तौर पर दिखाई दे। तो ये कल की जो बैठक है नंदिनी, कहीं ना कहीं बसपा के लिए बड़ा एक साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें दो चीजों पे पूरी तरह से बात होगी। एक तो लोकसभा चुनाव की रणनीति के लिए कि क्या नई रणनीति जो है बसपा लेकर आती है, और दूसरी ये हो सकती है कि क्या लोकसभा चुनाव में वो अकेले लड़ेंगी या किसी के साथ गठबंधन पे जाएगी। क्योंकि जिस तरह से गठबंधन जो विपक्ष पार्टी बनाई है और दूसरी जो बीजेपी एनडीए टीम लेकर अपना बनाई है, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ जो है अभी भी मायावती का कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि वो गठबंधन के साथ जा सकती हैं। लेकिन क्या कल जो बैठक होगी उसमें ये बात साबित हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कल का इंतजार है सभी पार्टियों की कि क्या मायावती जो सुप्रीमो मायावती हैं वो क्या गठबंधन के साथ जाएंगी या अकेले इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मायावती ने स्वामी। अपना खुद बयान दिया है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर कल यानी 23 अगस्त की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने ट्विटर पर यानी कि एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया है कि मिशन तय समय पर ही सिस्टम की नियमित जांच चल रही है। विक्रम लैंडर पर लगे हैजर्ड डिटेक्शन एंड एडवांस कैमरा से ली गई तस्वीरों की मदद से लैंड करने की योग्य सही जगह देखी जा रही है। लैंडिंग इवेंट को इसरो कल स्ट्रीम लाइव करेगी। तो चंद्रयान 3 को लेकर पूरे भारत में जोश देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से लूना 25 क्रैश हो गया, अब पूरी दुनिया की नज़र चंद्रयान 3 पर है और ये भी कहा जा रहा है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि कल 23 अगस्त यानी कि शाम 6 बजे चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जा सके। इसको लेकर पूरे इसरो की तरफ से पल पल अपडेट भी दिया जा रहा है। तो चंद्रयान 3 मिशन को लेकर पूरे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की नज़र है। कल चंद्रयान 3 जिस तरीके से कल सॉफ्ट लैंडिंग करेगा चंद्रमा पर, तो कहीं ना कहीं भारत एक नया इतिहास रचने वाला है। बताया जा रहा है कि सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की हो। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रितेश जुड़ चुके हैं। रितेश, लूना 25 जब से क्रैश हुआ इसके बाद पूरी दुनिया की नजर अब चंद्रयान 3 पर है। देखिए नंदिनी, मैं आपको बताऊं कि चंद्रयान 3 ये जो आपकी बार हमारे भारत देश से जो गया है, ये मिशन चंद्रयान 2 की कड़ी है। क्योंकि जिस तरीके से पिछला मिशन सफलतापूर्वक कहीं न कहीं विफल हो गया था, उसके मार्गदर्शन में सॉफ्टवेयर में जो गड़बड़ी के कारण जो भी दिक्कतें आई थी, लैंडिंग में विफल हो गया था, उसको लेकर के ये सारी व्यवस्था की गई थी। और चंद्रयान 3 अब वहां ऐसी जगह तक पहुंच चुका है जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह है कि कल नंदिनी 5 बजकर कुछ लगभग 6 बजे के आसपास से वहां पर लैंड करेगा और लैंड करने के बाद
वो अपनी जो क्या जहां पर वो लैंड करेगा जिस सतह पर उस जगह को देख करके फिर वो जगह की सतह पर वो चक्कर लगाएगा, फिर देखेगा कि वहां पर क्या चीज है। तो पूरे भारत देश की निगाह उस पर टिकी हुई है। यानी चंद्रमा की सतह पर लगभग 23 अगस्त को 5:27 पर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। जी देखिए, चंद्रयान 3 अपना पूरा जो चरण था वो पार कर चुका है और कल वो सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। इसके बाद देखिए पूरी दुनिया की नज़र है लूना 25 जब से क्रैश हुआ है, तमाम तरह की इसरो पल पल की अपडेट भी दे रहा है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से भारत में इतनी खुशी है कि लोग इसको लेकर हवन करा रहे हैं, पूजन करा रहे हैं ताकि चंद्रमा जो है सॉफ्ट लैंडिंग की जाए। देखिए बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि सॉफ्ट लैंडिंग कराना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि जी इसी वजह से पिछली बार ये विफल हुआ था। हालांकि अब की बार वैज्ञानिकों का कहना है कि वो ऐसी सतह पर ऐसी जगह पहुंच चुके हैं कि वहां पर विफलता उनके हाथ नहीं लगेगी, बल्कि सफलता ही हाथ लगेगी। जी तो अब की बार भारत देश के पहले में जिस तरीके से चंद्रयान 3 का ये आगाज हुआ था वो कहीं ना कहीं पूरा होता नजर आ रहा है। और अभी हाल ही की बात है कि कल जिस तरीके से 5:27 पर ये चंद्रयान 3 अपने मिशन में कामयाब होकर करे और उस जगह पर ये पहुंचेगा उस सतह पर, और फिर वहां पर एक पूरा चंद्रमा का चक्कर लगाया गया, यानी 14 दिन का होगा। तो ये पूरी जानकारी वो इकट्ठा करेगा और पूरे भारत देश के लिए गौरव की बात होगी। अब कल पूरी दुनिया की, पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई है कि किस तरीके से वहां पर वो लैंड करेगा और किस तरीके से उस सतह पर ये चक्कर लगाए। जी देखिए रितेश, एक LHDAC की बात की जा रही है कि वो पूरा पल पल की अपडेट दे रहा है इसरो को कि किस तरीके से चंद्रयान 3 जो है लगातार अपनी ऑर्बिट को पूरा कर रहा है। वहीं पर ये भी खबर सामने आ रही थी कि चंद्रयान 3 जो है चंद्रयान 2 से के संपर्क में आया और चंद्रयान 2 भी है जो है अब इसरो को वो पल पल की अपडेट दे रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो विक्रम लैंडर एमर और चंद्रयान 2 के बीच में, ऑर्बिटर के बीच में कम्युनिकेशन अब स्थापित हुआ है, इसको लेकर एक ट्वीट भी किया गया है। इस ट्वीट में बताया गया है कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के औपचारिक रूप से चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का वेलकम भी किया है। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो स्थापित हुआ है, ये जी जानकारी इसरो की तरफ से दी गई है। यानी मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स के पास अब लैंडर मॉड्यूल तक पहुंचने के लिए कई रास्ते हैं, तो अब कहीं निराशा हाथ लगने वाली नहीं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं वो कल चंद्रयान वहां पर जिस तरीके से लैंड करेगा विक्रम, उस पर पूरी देश और पूरी दुनिया की निगाहें हैं। अब कल ये 5:27 पर क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा और पूरी दुनिया इसको देखेगी। यहाँ तक कि सारे विद्यालयों में छुट्टी के लिए भी कह दिया गया है और वहां पर भी देखने की बात कही जा रही है। यानी पूरा विश्व, पूरा भारत इस जी गौरव रितेश, गाथा को देखिए देखेगा। बिल्कुल और जिस तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग की बात कही जा रही है और इसरो ने जो बताया है, तो कहीं ना कहीं भारत अब एक नया इतिहास रचने वाला है और ऐसा करने वाला वो चौथा देश बन जाएगा जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करा सके। आज के लिए 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।